कपिल शर्मा के लिए हाँ कॉमेडी नाइट्स लिखा आपने। कपिल के दिमाग में बहुत क्लियर था कि शो क्या बनाना है और इनिशियली हमें पता नहीं था कि ये कहाँ जाएगा। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन कपिल शर्मा को बहुत बड़ा स्टार बना दिया, बहुत बड़ा स्टार होगा। पत्रकार जैसे ये समाज बहुत संजीदा इंसान मानता है, वो आदमी कॉमेडी लिखने लगा और कपिल शर्मा के शो की राइटिंग, शुरुआती 100 एपिसोड की राइटिंग उसने की। मुशीद अकबर साहब का एक शेर है ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जानकार थे जो एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना रहे थे। सीरियल का नाम था जो कहूंगा सच कहूंगा। 1 साल करीब चला वो। अच्छा। संडे को 1 घंटे का एपिसोड आता था। उसके एक एपिसोड के जितने पैसे मिले उतनी मेरी मंथली सैलरी थी। उन्होंने शो शुरू किया ये कॉमेडी सर्कस। तो प्रोड्यूसर पूछने लगे कि आप लिखेंगे? मैंने कोशिश कर सकता हूँ। अब जब लिखा तो जो शो के डायरेक्टर थे उनका ये तो यही लिखेंगे। अब कॉमेडी को ना बहुत निम्न दर्जे के कलाओं में माना जाता था। कॉमेडियन का रोल ये था कि आप आओगे, आप हंसा के चले जाओगे। हीरो कॉमेडी करता है आज की पिछले कुछ सालों से। गोविंदा जी ने ट्रेंड शुरू कर दिया था कि ये लेखन कहाँ से मिला। आम जिंदगी में बहुत कॉमेडी होती है। आपके आसपास जो किरदार होते हैं, आपके आसपास जो किस्से होते हैं, मैंने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। कई किरदार मैंने ऐसे बनाए जो जिसमें झलक थी उन लोगों की। तो कपिल के शो में नाम मैंने वो रखे कुछ लोगों के जो रियल लाइफ में वैसे नाम थे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे देहरादून को अगर 1-1.5 मिनट में करना हो तो? देहरादून को मैं एक्चुअली डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। कॉमेडी सर्कस के पीछे की थीम क्या थी और वो आपने कैसे रची? जितने स्टैंड अप कॉमिक थे उनका सारा मटेरियल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और मैं सेट पे गया तो नेक्स्ट डे शूट था और मैंने करीब 2 घंटे में 5 स्क्रिप्ट लिखी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। कॉमेडी सर्कस से बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, क्योंकि उस समय कॉमेडी सर्कस पे थोड़ा ये आरोप भी लग रहे थे कि ये बल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, हो रहा है और वो तो बैठ जा रहा है थोड़ा, और इंसल्टिंग भी है थोड़ा, वो हो रहा था सब कुछ। गुत्थी का किरदार बड़ा फेमस रहा पूरे देश में, बहुत कमाल का है। ये सुनील का अपना बनाया हुआ किरदार है। कपिल के शो पर एक हमेशा ये भी एक बात कही गई कि वो पाकिस्तान की जो कॉमेडी का एक लहजा और तेवर होता था वो काफी इंस्पायर था। तो हम वो पाकिस्तान वाले हमेशा बोलते हैं हमारी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तो जमीन पे रेखा आपने खींच दी, वो हमारी साझा है। उससे बदलती नहीं है। उन कैरेक्टर्स में सबसे मजेदार कैरेक्टर्स आपको खुद को कौन सा पसंद है? हाँ, कपिल का नाम बिट्टू था शो में, उसका एक भाई है, वो गुंडा है। तो वो मेरे बहुत पसंदीदा किरदारों में से एक है। और अब एक नई हैरानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा लिखा हो, उनकी एक किताब है जिसका नाम है दूसरा, वो अमेज़न पर उपलब्ध है, आप भी पढ़िए उसको। वो किताब विशुद्ध रूप से थ्रिलर पर आधारित है। इंटरेस्टिंग है, कभी मौका लगा तो पढ़िएगा। फिल्म बनाएंगे कभी इस पे मुझे लगता है वेब सीरीज बहुत अच्छी बन सकती है। समय रैना का विवाद आपने देखा होगा कि कितनी चीप बात उस शो में हुई, लेकिन आप इस तरह की क्रिएटिव फ्रीडम को कैसे देखते? जैसे हमें लगा कि हमने कॉमेडी सर्कस में लाइन क्रॉस करा तो हमने ड्रॉ करी, हमने कपिल किया। फिर कपिल में हमने लाइन क्रॉस नहीं करी कभी। आपने कहा कि पूरा शो रिहर्सल होता है जी। हम देखते हैं कि शो के दरमियान ही शाहरुख हैं उस दिन गेस्ट या सलमान उस दिन गेस्ट हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी पूरा शो एक बार रिहर्सल होता है। अगर थंबनेल देखकर आप इस पॉडकास्ट के भीतर आ गए हैं तो बने रहिए, क्योंकि ये अब तक का सबसे शानदार पॉडकास्ट होने वाला है। कोई इंसान जिसमें एक कला होती है वो दुनिया भर में महारत हासिल कर लेता है और उसका नाम हो जाता है। लेकिन सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसके पास कई कलाएं एक साथ हों, जिसने पत्रकारिता के साथ अपना करियर शुरू किया हो और इसके बाद कॉमेडी लिखी हो, कॉमेडी भी इस दर्जे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई हो, इसके बाद कविताएं लिखी हों, शायरियां लिखी हों, गजलें लिखी हों और एक किताब लिखी हो जो थ्रिलर पर आधारित हो। इस तरह के मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति भरत कुकरेती आज हमारे साथ हैं। उनका साथ होना कई दरवाजे खोलता है बातचीत के। इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, उनकी प्रतिभा पर भी और साथ ही उनके इतने लंबे अनुभव पर भी। बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में आपका। शुक्रिया। पहला तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, एक पत्रकार होने के नाते जो मेरी आपसे चर्चा हुई और मैं उस बात पर बड़ा हैरान था
कि आपने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर करी थी। बिल्कुल। आप देहरादून से आते हैं, वहाँ आपने पत्रकारिता की, फिर मुंबई में रहे, वहाँ भी पत्रकारिता के लिए ही गए थे। जी। फिर पत्रकार जैसे ये समाज बहुत संजीदा इंसान मानता है, वो आदमी कॉमेडी लिखने लगा और कपिल शर्मा के शो की राइटिंग, शुरुआती 100 एपिसोड की राइटिंग उसने की। ये दो कैरेक्टर आप कैसे एक साथ लेके चल रहे थे? मुझे लगता है जब हमने काम करना शुरू किया तो उस समय लिखने का शौक था। तो उसमें लिखने में तब तक ये शायद या तो रास्ता तय करने का नहीं सोचा था किस तरफ जाना है, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि आपको जहाँ रास्ता मिल जाए वहाँ चल दो। आज क्या है, लोग बहुत जल्दी तय कर लेते हैं किस दिशा में जाना है। हमारे सामने दिशाएं थी, हमें पता नहीं था हमें जाना कहाँ है, जहाँ रास्ता मिलेगा उस तरफ निकल जाएंगे। नदी की तरह बहना था बस। हाँ, वो बशीर अकबर साहब का एक शेर है ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो मतलब ये तो बहुत अहंकारी बात हो गई, पर हमें ये था कि कुछ जहाँ रास्ता दिख रहा है तो वहाँ। तो एक देहरादून में हमारे जानकार थे, बहुत करीबी पारिवारिक संबंध थे, वो उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ साथ कुछ करते हैं अपना। तो अब सामने से जॉब का ऑफर आए तो मना तो कर नहीं सकता इंसान, क्योंकि कुछ तो करना है लाइफ में। तो शुरू करा वहाँ पर एज सब एडिटर। फिर कुछ एक दो लेख लिखने शुरू करे। उन्होंने कहा यार तो लिख तो ठीक रहे हो, तुम लिखा करो। तो वहाँ से लेखन शुरू हुआ। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म किया। अच्छा। पहले जर्नलिज्म नहीं किया था। तो मुझे लगा यार ये इंटरेस्टिंग काम है, अच्छा लग रहा है, अपना नाम बायलाइन में देखना किसको बुरा अच्छा लगता है। हाँ। उसके बाद जर्नलिज्म किया। फिर उसके बाद जब जर्नलिज्म किया फिर इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ में ट्रेनिंग करी। उसके बाद मुंबई में एक मैगजीन थी, वहाँ ज्वाइन किया, कुछ साल वहाँ काम किया। और करते करते फिर एक जानकार थे जो एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना रहे थे, और ये सीरियल भी थोड़ा क्राइम बेस्ड था, कोर्ट रूम बेस्ड था। अच्छा। तो कहने लगे कि आप लिखेंगे। मैंने, मुझे आता नहीं ये टीवी कैसे लिखते हैं। कह रहे नहीं कुछ नहीं, आप जैसा देखते हैं उसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। तो मैंने लिखा तो सही हो गया, वो अच्छा बन गया। तो वो करीब, उस सीरियल का नाम था जो कहूँगा सच कहूँगा, 1 साल करीब चला वो। अच्छा। संडे को 1 घंटे का एपिसोड आता था। तो उसके एक एपिसोड के जितने पैसे मिले उतनी मेरी मंथली सैलरी थी। तो मुझे लगा ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम है, अगर 2 भी लिख दे महीने के तो ठीक है। हाँ। तो और ये किस साल की बात होगी? ये होगी 2003-2004 अच्छा। के आसपास। तो बस वहां से शुरुआत हुई। और फिर एक कंपनी थी जिसमें मैंने काम करना शुरू किया, और काम कुछ और कर रहा था, लेकिन उन्होंने शो शुरू किया, ये कॉमेडी सर्कस। हाँ, कॉमेडी सर्कस तो मतलब देश का एक बड़ा प्रतिष्ठित शो उस समय शुरू हुआ था। हाँ। तो प्रोड्यूसर पूछने लगे कि आप लिखेंगे? मैंने कोशिश कर सकता हूँ। अब जब लिखा तो जो शो के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा ये तो यही लिखेंगे अब। तो बस वहाँ से अपना जर्नी शुरू हो गई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई निर्धारित नहीं था कि इधर जाना है उधर जाना है, जहाँ जहाँ रास्ता मिला वहाँ कोशिश करी, और बस। कॉमेडी सर्कस के पहले एक शुरुआत हुई थी कॉमेडी लेखन की, जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ। जी, और उसके बाद एक नए कलाकारों को हंट किया गया, गांव मोहल्ले के छोटे कलाकारों को। उसके बाद फिर आपने उस फ्लेवर को चेंज किया। हाँ, कि क्या था कि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी थे। उसमें राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, उसमें मतलब एहसान कुरैशी थे। और ये लोग उस समय पूरे देश में अलग अलग शहरों में जाके परफॉर्म करते थे। उनको टेलीविजन पे प्लेटफॉर्म दिया गया इस लाफ्टर चैलेंज में, और ये लोग बड़े पॉपुलर हो गए। बहुत हिट रहा वो। बस ये था कि आप जब लाइव परफॉर्म करते हैं आप 100 शहरों में सेम बात बोल सकते हैं, लेकिन जब टीवी पे करते हैं तो आप वो बात एक बार आपने एक बार कर दी तो दोबारा जोक नहीं चलता है। सही बात है। हाँ। तो जब कॉमेडी सर्कस शुरू किया तो ये रियलाइज हुआ कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर इन लोगों को करते तो अच्छा है, हाँ, लेकिन इनको लिख के मिलता रहे तो ये और अच्छा करेंगे। तो वहाँ हमारी जरूरत क्रिएट हुई। और चांस की बात है कि जब वो दौर था तो हम वहाँ मौजूद थे। शायद हम 1-2 साल पहले गए होते, 100 साल बाद गए होते तो हम कुछ और मौका चूक सकता था। तो कई चीजें साथ में आ जाती हैं जब
कुछ ऐसा होता है और वो मुझे लगता नहीं कि हम कर रहे हैं या कुछ चला रहा है कोई ऊपर से कि अच्छा इसको यहाँ से ले आओ, इसको यहाँ से ले आओ, इनको जोड़ दो, अब एक शो बनवा दो और ये चलवा दो। लेकिन इस बात का तो आपको कई बार गर्व होता होगा कि भारतीय टेलीविजन पर आप उस दौर में थे, वो एक तरह से कॉमेडी के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा था। बिल्कुल। क्योंकि कॉमेडी पहले कहानियों के हिस्से के जरिए आती थी। कहानियों के दूसरा मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी हुआ हाँ कि कॉमेडी को ना बहुत निम्न दर्जे के कलाओं में माना जाता था। हाँ। आप देखेंगे पहले क्या होता था कि एक मेन हीरो होता था, साथ में एक कॉमेडियन आता था, वो सीन करता था, हंसाता था, फिर चला जाता था, फिर कोई सीन करने आता था। और उसमें बड़े बड़े उस्ताद लोग, महमूद साहब हों, जॉनी वॉकर साहब हों, वो हमेशा कभी मेन हीरो बन के नहीं आते थे। महमूद साहब ने चेंज करी पर लेकिन मेजर तौर पे कॉमेडियन का रोल ये था कि आप आओगे, आप हंसा के चले जाओगे। हाँ, जो फिल्म का एक भारीपन है उसको आप हल्का करोगे थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर के लिए। जब कोई लाइव शोज होते थे, किसी सिंगर का शो होता था, जब सिंगर को ब्रेक लेना होता था 5 मिनट का, तो एक कॉमेडियन को खड़ा कर देते थे कि भाई आप थोड़ी देर हंसा दो लोगों को, मैं जरा बिल्कुल सांस लेके आता। और वो अननोन स्टार ही रह जाता था। बिल्कुल। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हम वहां से कॉमेडी को फ्रंट फुट पे लेके आए। और आज की तारीख में आप ये देख लो कि कुछ सालों से कि कॉमेडी के बिना कोई स्टार वर्क नहीं करता है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो वरुण धवन हो, चाहे रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो। आज जितने मेजर स्टार्स हैं, कॉमेडी उनके अंदर एक इनहेरेंट चीज होती है जो उनको करनी होती है अपने कैरेक्टर के दौरान। और उसके लिए अलग से भले ही कोई एक किरदार रखा हो इन्होंने, लेकिन हीरो कॉमेडी करता है आज की पिछले कुछ सालों से। गोविंदा जी ने ट्रेंड बहुत पहले शुरू कर दिया था और कमाल के एंटरटेनर थे। तो वो जो एक जर्नी रही है कॉमेडी की कि एक कॉमेडियन को आप सिर्फ स्पेस फिल करने के लिए लाते थे, आज की तारीख में कोई भी टीवी शो हो, चाहे वो डांस का शो है, चाहे वो गाने का शो है, एंकर भर भर के कॉमेडी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे तो है ना, चाहे वो डांस प्लस में राघव, उसकी स्क्रिप्ट में 80% हिस्सा कॉमेडी से ही भरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर सर आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपोजर पे बहुत बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को आपके इतिहास में ले चलते हैं। वहां से थोड़ा कहानी बताइए कि ये लेखन कहाँ से मिला, माता पिता की परवरिश और उनके संस्कारों से कहीं लेखन से जुड़ाव रहा? मुझे लगता है स्कूल की परवरिश से जुड़ा रहा? मुझे लगता है कि क्या है, छोटे शहरों में ना आम जिंदगी में बहुत कॉमेडी होती है। आपके आसपास जो किरदार होते हैं, आपके आसपास जो किस्से होते हैं, मैंने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। मैं सच बताऊं आपको अपने लेखन में, क्योंकि हम लोगों को क्या है, छोटे शहर के जो लोग होते हैं उनके जिंदगी में बड़ी खुशियां बहुत कम आती हैं। तो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं और वहीं से कॉमेडी निकलती है। और किरदार इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लग जाएं तो आपको दिख जाएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर हंसी आती है, सुनकर हंसी आती है। तो शायद वही एक काफी कुछ रहा होगा अंदर जो उस शक्ल में निकल के आया। कई किरदार मैंने ऐसे बनाए जो जिसमें झलक थी उन लोगों की जो मेरे आसपास रहे होंगे। कईयों के नाम वो हैं जो मेरे आसपास की जिंदगी में सच में लोग हैं वैसे। तो कपिल के शो में नाम मैंने वो रखे कुछ लोगों के जो कि रियल लाइफ में वैसे नाम थे। तो मुझे लगता है कॉमेडी में ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो ये आपको लिखने का स्कूल से समझ में आने लगा था? लिखने का तो स्कूल से शौक था मेरे को। मैं आपको बताऊं, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे 10th में मैं हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं थी और दोनों में मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स थे। अक्सर ऐसा होता है कि एक भाषा में होता है तो दूसरी में नहीं होता, पर मेरे दोनों में थे। तो भाषा पर शुरुआत से था और लिखने का मतलब वो था। मेरे नाना जी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत पोएट्री लिखते थे और ये बहुत कम लोगों को मालूम थी ये बात। इनफैक्ट उनकी किताब मैंने छपवाई है जब उनकी एज करीब 80 थी, पहली किताब, क्योंकि उनका कलेक्शन इतना बड़ा था वो, लेकिन वो पता ही नहीं था किसी को। वो स्वांता सुखाए लिखते बस वो अपने उसके लिखते थे। तो शायद वहां से कुछ थोड़ा बहुत आया होगा। फिर हमारा जो सर्कल था देहरादून में, हम सब लोग थे जो इसी विधाओं में थे। कुछ गायक थे, कुछ पोएट थे,
तो जब आप ऐसे सर्कल से बैठते हैं, हाँ। इंटरेक्शन होता है, तो आपको भी पर्सनैलिटी में वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, और आपको समझ आनी शुरू हो जाती है इन चीज़ों की। देहरादून के बारे में बताइए। आपने कहा कि आपके भीतर बहुत सारा देहरादून था। बिल्कुल, आपकी कामयाबी में बिल्कुल, आपका शहर शामिल होता है। बिल्कुल 100%। कैसे डिस्क्राइब करेंगे देहरादून को, अगर 1-1.5 मिनट में करना हो तो? देहरादून को मैं एक्चुअली डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देहरादून ना एक शहर नहीं है, देहरादून एक इमोशन है। वो एक भाव है, और उस भाव से जो जुड़ा है ना, वो उस भाव से दूर नहीं जा पाता। हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग निकले हैं अपने अपने नाम बनाने, करियर बनाने, लेकिन कुछ खींचता है वापस, और हम लोग फिर वापस पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देहरादून कभी गए नहीं थे, लेकिन देहरादून में जैसे ONGC है या सर्वे ऑफ इंडिया है, उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई, और फिर वो कभी बाहर नहीं गए, फिर उन्होंने घर बना लिया वहीं पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देहरादून बसा ही ऐसे है। खूबसूरत शहर है। हाँ, कुछ माहौल में है, कुछ मौसम में है, कुछ लोगों में है। अब तो खैर देहरादून भी बहुत एक मेट्रो सिटी की तरह बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया है, तो उसके साथ साथ जो पुरानियां आ सकती हैं, वो भी आ जाती हैं। वो आ रही हैं, हर शहर में आ रही हैं, वहाँ भी आई हैं। लेकिन अभी भी जो पुरानी लोग हैं और जो देहरादून के आउटस्कर्ट्स हैं, वो इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है कि यार घर वापस आ गए। वो बात तो ऐसा है। हाँ। अच्छा, कॉमेडी सर्कस जब आपने अप्रोच किया या उन्होंने आपकी टीम को अप्रोच किया जी, उस दौर में क्या दिमाग में चल रहा था कि इन कैरेक्टर्स को, जो छोटे छोटे कॉमेडी के स्टार हैं या स्टैंड अप कॉमेडी उस दौरान भारत में शुरू ही हुई थी, जी, जी, जब ये लोग स्टार बने, जी। तो आपको कैसे इनको कहानी में पिरोना है और कैसे लाना है? मैं समझना चाह रहा हूँ कि कॉमेडी सर्कस के पीछे की थीम क्या थी और वो आपने कैसे रची? देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉमेडी सर्कस जो है वो कोई प्लान्ड मेरा वो नहीं था। इस शो में दो बहुत ही अहम लोग थे जो थे। एक हमारे मित्र हैं गुरपाल सिंह, हाँ, सरदार जी, जो पहले एक प्रैंक शो भी करते थे, और अभी आपने उनको सितारे जमीन पर में देखा होगा। वो क्रिएटिवली इसको हेड कर रहे थे शो को। एक हमारे और मित्र हैं धर्मपाल, वो इसको डायरेक्ट कर रहे थे। ये लोग 3 एपिसोड कर चुके थे, मैं तब तक शो पे नहीं था। चौथा एपिसोड था, और 3 एपिसोड में जितने, तो इसमें शो में क्या हुआ था कि एक स्टैंड अप कॉमिक और एक एक्टर, इनकी जोड़ी बनेगी। एक स्टैंड अप कॉमिक आएगा और एक टेलीविजन का कोई नॉन एक्टर आएगा, और ये मिलकर कॉमेडी करेंगे। तो जब 3 एपिसोड हुए, तो जितने स्टैंड अप कॉमिक थे उनका सारा मटेरियल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो चौथे एपिसोड में ये हुआ कि यार, अगर स्क्रिप्ट नहीं हुई तो कल परसों शूट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे प्रोड्यूसर साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप जरा सेट पे चले जाओ, क्योंकि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। और मैं सेट पे गया, तो नेक्स्ट डे शूट था, और मैंने करीब 2 घंटे में 5 स्क्रिप्ट लिखी बैठ के सेट पे, और वो एपिसोड बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो हमारे मित्र थे गुरपाल जी और धर्मपाल, इन्होंने कहा नहीं, अब आप यहीं रहेंगे और आप ही लिखेंगे, और अब तो ऐसे मेरी एंट्री हुई इस शो में। उनकी मजबूरी थी कि उनका माल खत्म हो रहा था जी, और आपकी शुरुआत थी, तो मुझे जगह, तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। हाँ। और उसके पहले सीजन में मैं इकलौता राइटर था, टीम बहुत बड़ी थी, क्रिएटिव लोग बहुत थे, राइटर एक ही था। अच्छा। तो वैसे शुरू हुआ। फिर मैं कई चैलेंज भी थे मेरे सामने, क्योंकि मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर नहीं आया था कि टीवी कैसे बनता है, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं। तो मैं जब इंसान को नॉलेज नहीं होती है, तो इंसान फिर वो लिख देता है जिसको शायद किसी ने कल्पना नहीं की होती। कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी लिखी, वो वर्क कर गई, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये सीमा है, तो आप उसके बाहर जाके भी लिख देते हैं, और वो कुछ चीजें काम करी। उनमें से बहुत मैं फिर कह रहा हूँ, उस जगह पे मेरे देहरादून के बड़े तजुर्बे, किस्से, कहानियां काम आए, किरदार काम आए। तो बस वहां से फिर शुरुआत हुई। और फिर लगभग कितने एपिसोड आपने लिखे उसके? वो शो मैंने करा होगा करीब 6-7 साल, तो आप लगा लीजिए हर हफ्ते 2 एपिसोड आते थे। और फिर उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो आपके करियर का भी ये बड़ी अचीवमेंट्स जिसको कहा जाता है कि कॉमेडी शर्मा, कपिल शर्मा के लिए, हाँ, कॉमेडी नाइट्स लिखा आपने। कॉमेडी नाइट कपिल जब शुरू हुआ, तो वही हुआ कि कपिल के दिमाग में बहुत क्लियर था कि शो क्या बनाना है, और इनिशियली हमें पता नहीं था कि कहाँ जाएगा। मतलब क्या है कि आप कोशिश तो हर बार अच्छी करते हैं, तो एक आइडिया था दिमाग में कि इसको करना है। तो उसमें एक पार्ट था कि कोई सेलिब्रिटी आएगा, उसका इंटरव्यू होगा,
उसमें अपने 2-3 किरदार हैं और एक पार्ट था कि ये लोग मिलके कोई गैग करेंगे, स्केच करेंगे। हाँ, हाँ। तो सेलिब्रिटी पोर्शन था उसकी जब बात हुई तो मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ, और क्योंकि वो बहुत दिमाग में हमारे क्लैरिटी थी कि इसको हमें जो लोग आएंगे उनके साथ हमारे को कोई लिमिट क्रॉस नहीं करनी, लेकिन मजा पूरा लेना है, और मजा इस तरह से लेना है कि उनको भी उतना ही मजा आए जो सामने बैठा हो, कि वो अगर कहे मैं फिर आऊंगा। तो वो कॉमेडी सर्कस से बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, क्योंकि उस समय कॉमेडी सर्कस पे थोड़ा ये आरोप भी लग रहे थे कि ये बल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, हो रहा है और वो तो बेल्ट जा रहा है। हाँ, थोड़ा और इंसल्टिंग भी है थोड़ा, वो हाँ, हो रहा था सब कुछ। हाँ, और जो दौर चला था कॉमेडी सर्कस का उस समय वो चीज बहुत वर्क कर रही थी। पर यह है कि उसको हो गए थे 7-8 साल, तो लग रहा था कि अब एक चेंज की जरूरत है, एक बोर्डम पीरियड आ ही जाता है। हाँ जी। तो इससे पहले कि लोग कहें कि यार बदलो इसको, आपको खुद लगता है कि बिल्कुल। हाँ, तो हमने जब ये फिर शुरू किया तो पहले 100 एपिसोड करीब मैंने खुद लिखे इसके, और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा के 100 एपिसोड। हाँ जी। और उसमें फिर क्या है, जब सुर सेट हो गया, शो का हो गया, तो फिर ऑब्वियसली और आप क्या है एज अ राइटर आप खर्च हो जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि नए आइडिया आने बंद होते हैं, नई लाइन्स आनी बंद होती हैं, तो आपको ऑब्वियसली फिर जरूरत पड़ती है। तो फिर राइटर्स की टीम इकट्ठा करनी शुरू की गई। तो हेड में ही करता था राइटिंग डिपार्टमेंट, लेकिन राइटर्स आने शुरू हुए, उनको समझ में आ गया था कि कौन किरदार कैसे बोल रहा है, सुर क्या बैठ गया है अभी। तो आप एक बार देख लेते हैं कि ऐसा करना है तो फिर आपको आ जाता है। तो वो शुरू करा, फिर वो शो इतना पॉपुलर हो गया, ऐसी रातों रात पॉपुलैरिटी मिली उस शो को कि हमने भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। लेकिन कपिल शर्मा को बहुत बड़ा स्टार बना दिया, बहुत बड़ा स्टार वाकई में। और मैंने तो मतलब हमने तो पॉपुलैरिटी देखी है कि हम बाहर भी शोज करने जाते थे, यूएस भी गए, लंदन भी गए। जिस तरह का क्रेज मैंने देखा वो वाकई मतलब कमाल था। सिर्फ कपिल का ही नहीं, और हर किरदार की एंट्री पे लोग उठकर जो रिस्पॉन्स देते थे तो लगता था कि एक एक चीज बिल्कुल। आप तो खैर उस शो के राइटर ही थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि वो कहानी कैसे आप तय करते थे कि आज इस हफ्ते हम इस कहानी को इस तरह से खेलेंगे। दूसरी बात, जो किरदार आपने बनाए वो आपके रचे किरदार थे, और उन किरदारों का क्या किस्सा है? गुत्थी, मशहूर गुलाटी, पलक। मैं आपको बताऊं क्या होता क्या है कि जब कोई इस स्केल पे शो किया जाता है ना, तो इसमें ये कहना बड़ा ऑब्वियसली एज अ डायरेक्टर अल्टीमेटली आपका विजन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि आपको सही चीज लास्ट तक पहुंचानी है, क्योंकि बहुत कुछ आता है नीचे से। मतलब जब टीम बैठती है तो ये कर ले, वैसा कर ले, कर ले। और इसमें बहुत बड़ा हाथ कपिल का भी था, क्योंकि कपिल सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, कपिल एक बहुत बड़ा क्रिएटिव माइंड का आदमी भी है। तो उसके बड़े इनपुट्स बड़े वैलिड होते थे। और तो हम बैठते थे तो मैं फिर कह रहा हूँ एक दुनिया कायम क्रिएट करनी होती है कि कौन होगा ये कपिल शर्मा, इसका प्रोफेशन क्या होगा, इसका बैकग्राउंड क्या होगा। ये गरीब आदमी है जो एक मैगजीन चलाता है जिसमें इंटरव्यू के लिए सेलिब्रिटी आते हैं। इसकी एक वाइफ है जिससे इसकी बिल्कुल नहीं बनती है। इसकी एक बुआ है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो हर सेलिब्रिटी से शादी करना चाहती है। इसकी एक दादी होगी जो सेलिब्रिटीज की पप्पी लेगी आके। इसका एक नौकर भी है जो है तो दोस्त है, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं तो उसको नौकर बना के रखा हुआ है। उसको पैसे भी नहीं मिलते हैं फिर भी वो रहता है और कुछ करने को नहीं है। इसके पड़ोस में एक लड़की है गुत्थी, जब भी कोई गेस्ट आता है वो कूद जाती है। फिर गुत्थी की एक बहन आ जाती है पलक, जो बाहर से वो हो जाती है। और फिर इसको आप वैसे समझना मुश्किल है, लेकिन हमें जब लगता था कि हाँ अब इन किरदारों में थोड़ा ठहराव आ रहा है, तो फिर हम सुमोना के हमने जो कपिल की व्यक्ति उसके ससुराल वाले इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। उसके फादर आ गए जो सुनील का किरदार था, उसके भाई आ गए, कपिल के साले आ गए। तो ऐसे कर करके प्रोग्रेशन करने शो में जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको फ्रेशनेस रोज देनी है। तो ये एक जर्नी होती है जो आप किरदारों के साथ जीते भी हैं और जिसको आप आगे बढ़ाते भी हैं। गुत्थी का किरदार बड़ा फेमस रहा पूरे देश में, बहुत कमाल का है। ये सुनील का अपना बनाया हुआ किरदार है। हाँ। और इसको आपको जान के हैरानी होगी कि कपिल के शो से पहले भी 1-2 बार हमने ट्राई किया था अलग अलग शोज में, और ये वर्क नहीं किया था। मतलब लोगों को इतना समझ नहीं आया। इस शो पर वो ऐसे क्लिक हुआ कि वो आज भी लोग सुनील को, आधे लोग गुत्थी के नाम से ही जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं।
तो वो कई बार क्या होता है कि आप किस दायरे में काम कर रहे हैं, किस सेट ऑफ एक्टर्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, किस शो की पेस क्या है, किसकी कॉमेडी का दायरा क्या है, तो वहाँ कोई कोई किरदार बहुत अच्छी तरह से क्लिक हो जाता है। जैसे मैं आपको सच बताऊं, हमने कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने बहुत बार काम करने की कोशिश करी और वो बेहतरीन एक्टर्स हैं, और मैं उनका नाम लूंगा तो आपको शायद हैरानी होगी। हमने संजय मिश्रा जी को कॉमेडी सर्कस में, संजय मिश्रा मेरे ख्याल से कमाल के एक्टर हैं, और उनकी जो टाइमिंग है, उनका जो आप हर चीज रोहित शेट्टी की फिल्मों में आप बिल्कुल, हाँ, लेकिन कॉमेडी सर्कस में नहीं वर्क किए। हाँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एक्टर सही नहीं है, सही है, वो ये है कि वो स्पेस उनको शायद शूट नहीं करी, या वो पेस शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग क्या है वो रिहर्सल कर करके, और अब क्या है याद करके 2 लाइन 3 लाइन बोलना अलग चीज होती है, एक 7 पेज का एक्ट याद करके परफॉर्म करना लाइव, बिल्कुल वो अलग हो जाता है। तो वो वर्क नहीं हुए। विजय शेर जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमाल के एक्टर हैं, उनके साथ 1-2 बार हमने कोशिश करी, नहीं वर्क हुआ। सुरेश मेनन है, उनको भी हमने ट्राई किया, तो जितना उनका पोटेंशियल है वो इस तरह के शो में नहीं हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक जगह होती है हर किसी के लिए, मेरे ख्याल वो करने के लिए, कि मनोज वाजपेयी 15 साल तक कर रहे थे, लेकिन सत्या में ही हिट होना था उनको। हाँ, बिल्कुल सच है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि उससे पहले एक्टर खराब थे। कपिल के शो पर एक हमेशा ये भी एक बात कही गई कि वो पाकिस्तान की जो कॉमेडी का एक लहजा और तेवर होता था, वो काफी इंस्पायर था, बिल्कुल वो तरीका। मैं उसको कहूंगा, हम उसको पाकिस्तानी कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ पंजाब की कॉमेडी है। अब पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो वो एक कॉमेडी का फ्लेवर है, पंजाबी फ्लेवर है बेसिकली। तो हम वो पाकिस्तान वाले हमेशा बोलते हैं हमारी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तो जमीन पे रेखा आपने खींच दी, हमारी साझा है। उससे बदलती नहीं है। और फ्लेवर होना अलग चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो लिखा उसमें 99% ओरिजिनल था। हाँ, तो इसलिए आप कह सकते हो हाँ लहजा फ्लेवर है या उसका बोलने का तरीका है, लेकिन लिखाई हमारी पूरी एकदम ओरिजिनल थी। हाँ, और वो हाँ उस तरीके से, लेकिन हाँ वो पंजाबी एक जो लहजा है वो तो खैर साझा है हम दोनों का, पाकिस्तान का भी और भारत का भी। जो अलग अलग कैरेक्टर्स कॉमेडी शर्मा शो के कारण पूरी दुनिया में विख्यात हुए, उन कैरेक्टर्स में सबसे मजेदार कैरेक्टर्स आपको खुद को कौन सा पसंद है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी दिन की बात होती है। जैसे मैं आपको वैसे बताऊं कि कपिल का एक कैरेक्टर है जो वो करता है, जिसका नाम है सिट्टू। हाँ, कपिल का नाम बिट्टू था शो में, उसका एक भाई है, वो गुंडा है। तो वो मेरे बहुत पसंदीदा किरदारों में से एक है। हाँ, क्योंकि वो उसके जैसा फनी गुंडा आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। हाँ। तो वो एक कैरेक्टर और वो आपके दिमाग की उपज था? नहीं, वो कपिल का, कपिल के तो था, लेकिन वो इतना कमाल चीज था तो कि उसको हम लोग फिर उसके लिए लिखने में बड़ा मजा आता था वो कैरेक्टर, क्योंकि वो उसकी बातें वो इतनी कमाल होती थी कि तो वो सुनील का एक जो कैरेक्टर था जो सुमोना का फादर प्ले करता था, हाँ, उसका एक एक्ट वो मेरे ख्याल टीवी के सबसे बढ़िया एक्ट्स में से एक है। जब वो उसने गेरुआ सॉन्ग पे शाहरुख और काजोल के साथ जो किया था, उससे फनी चीज बहुत रेयरली देखने को मिलती है टेलीविजन पे। मैडनेस थी वो पूरी। फिर मशहूर गुलाटी मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर, और उसी की बिल्कुल पैरेलल एक कपिल का एक और कैरेक्टर है जो अरोड़ा प्रोफेसर, जिसमें गाउन पहन के करता है। ये वाले किरदार मेरे को बहुत बड़े मजेदार लगते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एग्जैजरेशन है, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड, कॉमेडी में एग्जैजरेशन चलता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसकी ग्रामर भी समझाइए लेखन की, कि एक राइटिंग टीम एक शो के लिए क्या क्या करती है। जैसे आपने कहा कि कैरेक्टर कपिल ने सुझाया कि बिट्टू का भाई सिट्टू होना चाहिए। हाँ। फिर वो सिट्टू को किस तरह से पेश करना है, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, ये सब आपकी टीम तय करती है? बिल्कुल, ये राइटिंग टीम है। देखो आपको मैं बताऊं कि एक सबसे मुश्किल काम जो होता है वो ये होता है कि जब
आप शो देखें तो आपको शो आसान लगे देखने में। लिखने का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब मैं बनाने में कितनी भी उसमें मेहनत लगाऊं, कितना भी दिमाग लगाऊं और कितना भी मुश्किल हो बनाना, लेकिन जब आप देखने बैठे ना, आपको बस मजा आता रहे, आपको दिमाग ज्यादा ना हाँ, लगाना। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम होता बिल्कुल, है। हाँ। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक तो राइटिंग की जो एक हमारी मशीनरी है उसकी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। साथ में हम लोग जैम करते हैं, पहले आइडिया पे जैम करते हैं कि यार ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आज इससे ऐसा करवा के देखें, नहीं करा देखें। कई बार आइडिया बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब लिखने बैठो 4 लाइन से आगे सोचता नहीं है। कई बार आइडिया एवरेज होता है लेकिन जब लिखना शुरू करो तो वो बड़ा सुंदर बन जाता है। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत कुछ पीछे जाता है। 3-3, 4-4, 5 बार ड्राफ्ट्स बनते हैं एक्टर के पास जाने से पहले। अच्छा। हाँ, ये हमारे लेवल पे ही हो जाता है कि यार ये सही नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कर दो, ये लाइन हल्की लग रही है, इसको बदल दो, यहाँ से ड्रैग हो रहा है, इसको छोटा कर दो, इसमें ये वाला एंगल डाल दो। ये सब करने के बाद जब 4-5 बार वो स्क्रिप्ट पॉलिश हो जाती है, फाइनल जाती है, फिर वो एक्टर्स के पास रीडिंग के लिए जाती है। अच्छा। फिर एक्टर के मुंह से बोल के वो कैसी लग रही है, हो सकता कि है जब हमने सोचा था बड़ी अच्छी लगेगी तो सोचता है वो लाइन नहीं अच्छी लग रही है। तो वो पूरा एक एक्सरसाइज होती है, रिहर्सल होती है। रिहर्सल में इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं। क्योंकि जब आप करते हुए देखते हैं सामने तो आपके दिमाग में 4 बात और आ जाती है, इसको ऐसे कर सकते, ऐसे करते हैं, और उसके बाद जाके वो परफॉर्मेंस होती है। अच्छा। तो आप अगर किसी एक चीज को देख रहे हैं, हाँ। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जब क्रिएट करते हैं हम लोग कोई ऐसा शो, तो ओवरऑल एक शो की टीम होती है करीब 125-150 लोगों की जी, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ। क्रिएटिव अलग है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन में सब कुछ जो है, प्रोडक्शन अलग है। इन सब की कंबाइंड एनर्जी उस 3 घंटे के लिए एक साथ आती है। हाँ। जब वो शो शूट होता है। और अगर वो सिंक में नहीं है एक भी डिपार्टमेंट, हाँ, तो शो तो कहीं ना कहीं कमी हाँ, दिखाई देगी आपको। बिल्कुल, हाँ। तो वो उतनी बड़ी एक्सरसाइज जाती है एक एपिसोड बनाने के पीछे। बिल्कुल। और हर डिपार्टमेंट सिंक, क्योंकि जब लिखाई हो रही है तो ये लिखाई ऐसी है कि अभी मैं आज ये लिख रहा हूँ और कुछ लिखा है और 15 मिनट बाद उसमें 3 लाइन नई ऐड हो गई जिसमें एक नया कॉस्ट्यूम चाहिए, एक नया प्रॉप चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट स्टैंड बाय पे बैठे होते हैं जहाँ एक नया गाना डाल दिया है। हाँ। तो उन सब डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो सब कुछ इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जब वो स्क्रीन पर निकल के आए तो हर चीज अपनी जगह पे फिट हो। एक चीज और मुझे बताइए, कॉमेडी तो हम सब देखते हैं, कपिल शर्मा का शो भी सबने देखा है। इस शो को लेकर आपने जो शूट के पहले का जो एक तरीका बताया है और उसकी जो मेहनत बताई है, उसको थोड़ा मैं और डिटेल में समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि पूरा शो रिहर्सल होता है। हम देखते हैं कि शो के दरमियान ही शाहरुख हैं उस दिन गेस्ट या सलमान उस दिन गेस्ट हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी पूरा शो एक बार रिहर्सल होता है स्टेज पे। हाँ, हम करते हैं, मतलब उनको माइम करके नहीं, उनको माइम नहीं करते। हाँ, ये हमारे कैरेक्टर तो क्या है, हम किस तरह से, हम अपनी तरफ से लिखते हैं, उनकी जगह छोड़ के रखते हैं। अच्छा। हो सकता है वो इस पे ऐसा जवाब देते, वैसा जवाब देते, लेकिन हमारे को जवाब मजेदार हो या ना हो, हमारे को तैयारी पूरी रखने की, हम पूरा मजा दें, पूरा मजा देंगे। हाँ। तो वहां से अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। हाँ। लेकिन अगर नहीं मिला तो भी मजा पूरा देना है। हाँ। और उस समय तो कई बार इम्प्रोवाइजेशन हो ही जाता है, 100% होता है, बहुत बार होता है। वो एक्टर्स की कमाल है, वो खड़े खड़े कर देते हैं कई बार। हाँ, 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 ये उनका पर्सनल एक टैलेंट है 100% कि वो इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं उस समय। और वो कई बार बहुत ही बड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। जैसे वो शायद वो उर्वशी रौतेला की माँ वाला जो इम्प्रोवाइजेशन था कपिल का, वो आज भी वायरल होती है वो रील कि इतनी सुंदर मम्मी होने वाली पापा का भी है। वो ऑन द स्पॉट है, वो ऑन द स्पॉट बिल्कुल। जो ऑडियंस बैठती है और इसके साथ जो प्रश्नोत्तर होते हैं कपिल के, वो भी क्या राइटिंग का पार्ट होते हैं? नहीं, वो उसमें ऐसा होता है कि हम टॉपिक्स डिसाइड कर लेते हैं। हाँ। कि आज किस मुद्दे पे बात हो रही है, हम ऑडियंस को बता देते हैं, इस किसी का कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बता देना। हाँ। उतना रहता है। हाँ। बाकी तो फिर वो जैसा मिल गया। और एक चीज और थोड़ा सा अब आपसे मैं अंदर की बातें पूछ रहा हूँ। 1 घंटे का शो जो हम टीवी पर देखते हैं, उसको असल में कितना वक्त लगता है शूट होने में? टीवी पे भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का आता है। हाँ। और शूट टाइम हमारा 2.5 से 3 घंटा। 2.5 से 3 घंटे होता है जी। और हम लोग लेकिन कट नहीं लेते, रीटेक नहीं होते हैं इसमें। एकदम आप बैठ के देखोगे, आपको लगेगा आप शो ही देख रहे हो लाइव। अच्छा। हाँ।
फिर वो एडिट में केवल आने जाने का वो पोर्शन कट हाँ, जहाँ वो है पॉजेज हैं या पॉजेज हैं या कोई बहुत बात रिपीट हो रही है, लंबा जा रहा है कॉन्वर्सेशन, हाँ, उन सबको करके और बस वो उतना ही होता है। और वो मजा, वो उस समय गेस्ट भी ले रहे होते हैं पूरा लाइव परफॉर्मेंस का। पूरा इस शो पे जितना हंसी आप देखते हो, जितना लाफ्टर देखते हो, रिएक्शन देखते हो, सब नेचुरल होता है। उसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो आप जैसे अगर आप प्ले देखने बैठे हो, ये ऑडियंस वैसे बैठती है और ये देख के हंसती है, मजा लेती है और वही जाता है पूरा। आपको कितना वक्त मिलता होगा? मान लीजिए कि आपको हफ्ते भर पहले या 5 दिन पहले ही पता लगता होगा कि अब शायद परसों या नरसों सलमान आने वाले हैं या शाहरुख आने वाले हैं, तो नहीं, आपको उसमें डिपेंड करता है। कई बार हमें 15 दिन पहले पता चल जाता है, क्योंकि ये लोग क्या है, इनके भी बहुत पहले से डेट्स शेड्यूल्स आ जाते हैं। कभी कभी होता है 2 दिन पहले पता चलता है। हाँ, तो फिर आपको राइटिंग में उनको इन करना है। हाँ, वो उनके बारे में कहानी, वो चैलेंज कभी कभी आता है। हाँ। कि यार अचानक, या ऐसा भी हो जाता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने को पता है 15 दिन पहले से कि ये लोग आएंगे, लेकिन लास्ट में 1 दिन पहले आता है, कॉल आता है कि यार 2 एक्टर और आ रहे हैं उसी में। अच्छा, उनको भी एड इन करना। तो फिर अब आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 लोग को छोड़ दो, तो उसको कैसे पूरे उसको ट्वीक करना पड़ता है कि हाँ, ये लोग की भी भागीदारी पूरे उसमें रहे। तो वो सब रहता है, वो चैलेंजेस तो हैं। और कपिल शर्मा के शो में जो ऑडियंस बैठी रहती है, जो क्राउड आता है, वो कैसे आता है? क्या पैसा लेके आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो शुरू में हमने, बल्कि नीचे वो चलता था लिखा हुआ कि ये शो पे बिल्कुल ऑडियंस फ्री है। हाँ। सिर्फ ये है कि उसके सिस्टम्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को अप्लाई करना होता है। अच्छा, उनको डेट दे दी जाती है और तो वो आ जाते हैं और उन्हें वो पूरा शो फ्री में देखने को मिलता है। हाँ, और बाहर दूर दूर से लोग आते हैं। लोग यूएस से छुट्टी पे इंडिया आते हैं तो प्लान करके आते हैं एक दिन कपिल का शो देखना है। वो इस तरह का वो रहता है उसमें। सर, मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया है जी, और हमें थिएटर में ये सिखाया गया था कि कैरेक्टर को कैसे ऑब्जर्व करना है, फिर उसकी चीजों को उठाना है जी। लेखक कैसे अपनी कॉमेडी के लिए एलिमेंट्स खोजता है, बस में जाते हुए कैसे खोजता है, बाजार में कैसे देखता है, ये मैं थोड़ा माइंड समझना चाह रहा हूँ आपका। नहीं, वो है, यही है कि मुझे लगता नहीं कि कोई खाली एक मैं अगर कोरा कागज है तो उस पर आप कुछ बनाने को होगे तो शायद मैं वो बनाऊंगा जो मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल ना, मैं हाँ, कोई ऐसी चीज आप बना ही नहीं सकते। अगर आप मुझे पहाड़ बनाने को कहोगे तो मैं वो वाला पहाड़ बनाऊंगा शायद जो मैंने कहीं देखा होगा। हाँ। घर बनाने को तो शायद वो वाला घर बनाऊंगा जो शायद देखा होगा, भले ही वो किसी पेंटिंग में ही देखा हो। हाँ, मतलब वो सबकॉन्शियसली वो रहता है। तो ऐसे ही किरदारों का, किरदारों में हो सकता है 3 लोग को मिला के एक किरदार बना दिया हो कि एक हमारे कोई चाचा जी थे, वो दिखते ऐसे थे, और एक मामा थे, वो बोलते ऐसे थे, तो आप दोनों को मिला दिया उनको और कुछ नई चीज निकल आई। तो उतना ऑब्जर्वेशन से ही बहुत सारी कॉमेडी निकलती है मुझे लगता है। और कई बार क्या होता है, आप कॉपी तो नहीं कहूंगा, आप इंस्पिरेशन लेते हैं कई किरदारों से। आपको दिखता है कि यार ये किरदार ऐसा है, लेकिन इसकी अगर ये शेड मैं लेके आऊं तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है। तो हो सकता है वो किसी फिल्म का किरदार रहा हो, किसी नाटक का किरदार रहा हो, तो वहां से भी आपको कई बार आइडियाज आ जाते हैं। हमारे समाज के लिए कॉमेडी को आप कितना जरूरी मानते हैं? मेरे लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी इतनी उलझनों में है, इतनी कश्मकश में रहता है। हर इंसान आप देखो कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है पीछे, और थोड़ी देर का रिलीफ अगर मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे ऐसे, हमें तो बहुत लोग मिलते थे, हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम कैंसर से लड़ रहे थे और हमारा एकमात्र जब वो सहारा था ये शो, कि ये देख के हमें अच्छा लगता था। और फिर उन्होंने जब ठीक हो गए, उसका 1-2 लोग हमने शो पे भी बुलाए, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि हमने, हमारा पूरा टाइम जो है वो, हम अगर पॉजिटिव रहे तो सिर्फ ये शो देख के पॉजिटिव रहे। तो कॉमेडी तो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल, और दोनों तरह से जरूरी है मेरे ख्याल से। हंसना भी जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है। और आप तो इस पवित्र काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। ये काम तो चल ही रहा था, कॉमेडी तो आप लिख ही रहे थे, फिर सोनी लिव के लिए सैंडविच फॉरएवर लिखी आपने। वो भी लाइट कॉमेडी है, वेब सीरीज है, लेकिन वो बहुत मुझे बहुत पसंद है उस तरह का
क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, आप इस आप तो मीडिया से ही हैं। जब आप किसी एक चीज के लिए जानने जाते हैं तो फिर आपको वैसे ही काम ज्यादा आने लगता है। हाँ हाँ हाँ, और टाइप ढोने लगते हैं हम। मतलब ऑब्वियसली आपका अगर कोई ब्रांड बना है किसी चीज में, तो लोग आपको उसी के लिए आप इंजॉय भी करने लगते हो करने लगते हैं। और मतलब शुक्राना भी है उस चीज का कि आपको इतना उसने पहचान दी उस चीज ने। तो ये जब आई तो ये बहुत अलग, थोड़ा सा कॉमेडी था लेकिन बहुत अलग स्पेस में थी। और ये आप कभी मौका ले देखिएगा, बहुत लाइट कॉमेडी लेकिन बहुत कमाल की कहानी है। एक यंग कपल की, इनकी शादी होती है और शादी बॉम्बे में एक फ्लैट में रह रहे हैं। और इनकी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि इनके एक तरफ के फ्लैट में लड़की के पेरेंट्स रहने जाते हैं और एक तरफ के फ्लैट में लड़के के, और इनका फ्लैट बीच में है। तो अब ये सैंडविच बन गया है। हाँ। तो इनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है दोनों तरफ के दखलंदाजी के बीच में, उस पर है इनका। उस पे है। बहुत लाइट कॉमेडी है, फैमिली व्यूइंग है, बहुत अच्छी है। तो वो बोला तो बड़ा मजा आया वो भी लिखने में, प्रोड्यूस करने में। तो बहुत मतलब मुझे लगता है उस तरह का ह्यूमर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, आप मुझे लोगों ने कहा भी कि कभी कभी वो एक सारा भाई वो सारा भाई, हाँ हाँ, तो उस तरह का कुछ एक वो था इसमें। हाँ हाँ। तो आपने तो ये सारे जो मूव्स थे वो देखे हैं, दूरदर्शन के बाद फिर टीवी किया, टीवी के बाद फिर ओटीटी जब दौर शुरू हुआ तो ये कर ली। अब नया स्विच क्या होने वाला है? नया स्विच में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि अभी दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है वो ये है कि हमने जितना भी काम किया है, मैं जितना भी लिखा है, जितना भी डायरेक्ट किया, वो हमारा नहीं है। क्योंकि वो आप जिस नेटवर्क को दे देते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को दे देते हैं, उनका हो जाता है वो हमेशा के लिए। क्योंकि आपको उसकी पेमेंट मिल गई और काम खत्म, काम उनका हो गया, वो उनका हो गया, प्रॉपर्टी उनकी। तो अभी कुछ आईपीज मैंने लाइव शोज की डेवलप करी हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा कॉमेडी फेस्टिवल करने जा रहा हूँ देहरादून में। अच्छा। हाँ, 3 दिन का, और जिसमें लाइव शोज होंगे और बहुत कमाल के उसमें सारे बड़े नाम जो हैं, सुनील ग्रोवर उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, जाकिर खान उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, कृष्णा और कीकू उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, गोपाल दत्त हैं, पारितोष त्रिपाठी हैं, मनोज चड्डा है। तो बड़ा एक वो है। तो इस तरह की कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और वो अपने खुद के लिए होंगी। वो प्रॉपर्टी मतलब अपना होगी, लेकिन उनको अब क्या है कि उनको फिर लेकर अलग अलग सिटीज में जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देहरादून में जो पहला होने वाला है वो कब होने वाला है? कैसे लोग उसको देख सकते हैं? ये बड़ा अच्छी बात है कि देहरादून वाला जो है वो अब उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो रहे हैं 9 नवंबर को जी। तो एज अ प्रीकर्सर 1, 2, 3 नवंबर को सेलिब्रेशंस की शुरुआत के रूप में हम उसको कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें 3 दिन है, 3 दिन में कई परफॉर्मेंस होंगी इन सब कलाकारों की। ये सब आएंगे? हाँ जी। तो आपके कंधे पर वो पूरा डायरेक्शन है उसका? जी बिल्कुल। और ये इसको आप फिर पूरे पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं? हाँ, इसको यह है कि ये एक बार बन गया कि ये हमारा इस तरह का फेस्टिवल करते हैं, तो फिर इसको जगह जगह, क्योंकि क्या है, लाइव एंटरटेनमेंट का एक अलग सुख है। हाँ। और आज की तारीख में जिस तरफ कॉमेडी बढ़ी है, उसमें सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल हिस्सेदारी है वो लाइव एंटरटेनमेंट की है। आज मेरे ख्याल हिंदुस्तान के हर शहर में स्टैंड अप शोज हो रहे हैं, चाहे वो 50 लोगों के लिए हो, चाहे 500 लोगों के लिए हो, लेकिन हो हर जगह रहे हैं। छोटे छोटे क्लब्स बने हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। और लोग इस चीज का बहुत मजा ले रहे हैं। अब तो 200 लोग, थिएटर में कम लोग जा रहे हैं, मैं आपको हाँ, फिल्म देखने कम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये लाइव शोज देखने बहुत लोग ज्यादा जा रहे हैं। हाँ। तो अभी उसी रास्ते पे हम भी चले हैं कि लोगों तक पहुंचाई। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिनेमा घरों में भले ही लोग कम हो गए हों ओटीटी आने के बाद, लेकिन लाइव शो के टिकट मिलना अभी भी मुश्किल है, खासतौर पे मेट्रोज में। बिल्कुल। तो उस दिशा में अब आगे बढ़िए। मैं एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी हैरानी जाहिर कर देता हूं। शुरुआत में मैं इस बात पर हैरान था कि एक संजीदा पत्रकार कैसे कॉमेडी का इतना बड़ा रचनाकार बना, और अब एक नई हैरानी मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा लिखा हो, उनकी एक किताब है जिसका नाम है दूसरा, वो अमेज़न पर उपलब्ध है, आप भी पढ़िए उसको। वो किताब विशुद्ध रूप से थ्रिलर पर आधारित है। ये कैसे किया? और वो कहानी भी बताइए, थोड़ा सा ही बता दीजिए भले, जो लोग पढ़ना चाहें उस किताब को, क्या कहानी है और वो किताब का आइडिया कैसे आया? कॉमेडी लिखते लिखते थ्रिलर कैसे लिख दी? ये मुझे लगता है कि कहानी मेरे अंदर थी काफी टाइम से। अच्छा। ये जब मैं मुंबई आया था तो कुछ टाइम के लिए मैं
जर्नलिज्म में जब था तो मेरा कुछ वास्ता पड़ा था कुछ ऐसे लोगों से जो इस दुनिया से बिलोंग करते थे, क्राइम की दुनिया से, अपने काम के सिलसिले में ऑब्वियसली। तो उनकी दुनिया मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि एक सोच अलग, और उस समय क्या है कि अंडरवर्ल्ड थोड़ा खत्म हो रहा था जब मैं पहुंचा था। तो बड़े बड़े जितने डॉन थे वो भाग चुके थे देश से बाहर, और यहाँ पर एक वैक्यूम सा था। तो मैंने उसी दौर के हिसाब से सोच के ये लिखी, और ये इसकी जो ज़मीन है वो बहुत अलग है, क्योंकि इस तरह का क्राइम अभी तक मैंने तो इंडिया में देखा नहीं है लिखा हुआ या पर्दे पे। ये कहानी है 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की, उनके वर्चस्व की। अच्छा। जिसमें से कि एक जो है वो ऑलरेडी इस दुनिया का बादशाह है, और दूसरा जो है वो बाय फेट ऑफ लक इस दुनिया में आ जाता है। अच्छा। और कैसे फिर इनका क्लैश होता है, और कैसे उसका फिर ये आपस में भी लड़ते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि जब ये दूसरा आ जाता है तो पहले वाले को लगता है कि मेरी दुनिया में ये कौन आ गया है। हाँ। तो बाकी बात तो बाद में होगी, पहले इससे निपटना जरूरी है। एंड इट इज नॉट ओनली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2 people, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2 generations, 2 ideologies। और इसमें तीसरा जो कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एक पुलिस ऑफिसर जो पहले वाले के तलाश में है इतने सालों से, लेकिन अब दूसरा भी आ गया है। तो इनके किरदार मैंने जो बेस किए हैं वो 3 अलग अलग एलिमेंट्स पे बेस किए हैं। जो पहले से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो धरती है, ठहराव है उसके अंदर। जो नया वाला है वो आग है, यंग है वो। और जो पुलिस ऑफिसर है वो पानी है। तो इस तरह से इन किरदारों को सोच के लिखा है। इंटरेस्टिंग है, कभी मौका लगा तो पढ़िएगा। फिल्म बनाएंगे कभी इस पे मुझे लगता है वेब सीरीज बहुत अच्छी बन सकती है। अच्छा। क्योंकि फिल्म बन सकती है, बट ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा ही, इस पे वेब सीरीज बन सकती है। हाँ, क्योंकि इसमें कहानी में बड़े अच्छे अच्छे मोड़ हैं जो हर जगह पे आपको लगेगा अब क्या होएगा। तो बहुत खूबियां भरी पड़ी हैं। पॉडकास्ट अभी और चलेगा थोड़ी देर, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं इस बीच और आप सभी को बता दूं, आप जो देश का एक प्रतिष्ठित शो अक्सर दिसंबर के महीने में अपने टीवी पर देखते हैं, ITA, इंडियन टेलीविजन अवार्ड शो जो होता है, जो बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है जो फिल्म फेयर की तर्ज पर आयोजित किया जाता है, उसको आप तकरीबन 15 साल से डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसका जो पूरा डायरेक्शन होता है वो 15 सालों से देखना, और इसके अलावा खुद भी डायरेक्शन के लिए 3 ITA अवार्ड जीतना, ये भी एक अहम किस्सा होगा बात करने के लिए। पहली दफा ITA कब मिला, किस काम के लिए मिला, और फिर उस पूरे शो को ही डायरेक्ट करने लगे? नहीं, डायरेक्ट मैं पहले से कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली ये अब मिला मुझे कपिल शो डायरेक्ट करने के लिए 3 बार बेस्ट डायरेक्टर का शो। हाँ। और मेरी वेब सीरीज जो है उसको बेस्ट वेब सीरीज का भी मिला इसी में। और ये सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। हाँ। ये ऐसा अवार्ड है जिसमें कि ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं डायरेक्ट करता हूँ इसलिए शायद मुझे मिल गया हो, लेकिन ये ऐसा अवार्ड है जिसमें बाकायदा जूरी बैठती है, जिसमें बाकायदा वोट्स आते हैं, एंट्रीज आती हैं, लोगों के वोट्स होते हैं, और इसका ऑडिट होता है। अच्छा। तो ये हाँ, ये इसमें इस अवार्ड की खासियत ये है कि इसमें चाह के भी कोई पार्शियलिटी हो नहीं सकती है। ये सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। इसके जो प्रोड्यूसर हैं शशि रंजन जी और अनु रंजन जी, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो लोग भी इससे अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें एक इंडस्ट्री से एक जूरी आती है, पहले नॉमिनेशंस आते हैं, उन नॉमिनेशंस में से जूरी जो है वो सिलेक्ट करती है कौन कौन से फाइनल नॉमिनेशन होंगे, और फिर उन पे जनता वोटिंग करती है। अच्छा। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो विनर डिक्लेयर होता है। ओके। तो ये पूरा सिस्टम एक मतलब और अब तो मैं बताऊं कि वो इतना बड़ा कार्यक्रम होने लगा कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन का मुद्दा बन गया था वो। जी जी जी, हाँ। हमने किया था इंदौर में, मध्य प्रदेश में। जब आप करके गए उसको, तब कमलनाथ जी के साथ फोटो वायरल हो रहे थे आपकी हीरोइंस के, और फिर वो इलेक्शन में दिखाए जा रहे थे कि भाई देखिए कमलनाथ जी क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हालांकि उनका एक इनिशिएटिव था, वो एक नई चीज उन्होंने MP में दी थी। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब ऐसी कोई चीज आप प्रदेश में लेकर आते हैं ना, उससे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं।
क्योंकि वो एक अवार्ड जब आता है तो आपके पास 300 लोगों की यूनिट आती है वो अवार्ड करने के लिए, वो 4-5 दिन आपके यहाँ रहती है। तो एक तो आपको जो इतना बिजनेस आपके होटल इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को, प्रोडक्शन आपके स्टेट की ब्रांडिंग होती है, और 40-50 एक्टर जब आके आपके स्टेट के बारे में हर कोई बोल रहा था, बिल्कुल हर कोई, है ना, इंदौर के बारे में लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल क्लीनेस्ट सिटी है। एमपी में यहाँ के जो लोकल एक्टर्स थे वो तो बखान कर ही रहे थे, जो बाहर से आए थे वो भी तारीफें करके गए हैं। तो जब इतना कुछ होता है तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी ब्रांडिंग मिलती है। आप अगर वैसे किसी एक एक्टर को साइन करने के लिए जाएं कि हमारे लिए अच्छा बोल दो, हाँ, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे सरकार, और यहाँ आपको फ्री में इतने एक्टर्स बोल के जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है ना। तो बड़ा अच्छा, ये पर हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था। हाँ, काफी 5-7 आपके तो जाने के बहुत बाद फिर इलेक्शन जब आए तब उन चीजों को मुद्दा बनाया गया, लेकिन आप तो अच्छा करके गए थे उसको, और 5-7 हजार लोग थे उसमें मेरे ख्याल। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश को उस शो की खुशी थी कि पहली दफा इंदौर में जो है टीवी का पूरा जगत आया था। बिल्कुल। तो इस बात की खुशी थी जी। आईटीए को लेकर और भी क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जनता को जाननी चाहिए? और जी, मैं ये बताऊं, जनरली क्या होता है, आपने बहुत बड़ा सुना होगा, एक बड़े आसानी से हम बोलते हैं बड़ा पर्दा छोटा पर्दा। हाँ 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 हाँ। मुझे लगता है ना ये बहुत मिसलीडिंग टर्म है, इसलिए कि सिर्फ साइज में बड़ा है फिल्म का पर्दा, टीवी का पर्दा बिजनेस में उससे कई टाइम्स बड़ा है, कई टाइम बड़ा, जो और व्यूअरशिप में भी। हाँ, टीवी की व्यूअरशिप आज भी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो टीवी एक्टर जो रोज सीरियल्स में आ रहे हैं उनको मेरे ख्याल देश में पहचान, हर कोई पहचान, हाँ बिल्कुल, और उनको रोज देखता है अपने घर में। और सिनेमा के पर्दे पे आपको देखने जाना पड़ता है, दोनों में फर्क है, टिकट लेके। तो टीवी एक्टर्स, मैं कह रहा हूँ कपिल का शो इतना पॉपुलर हुआ तो इसीलिए हुआ क्योंकि घर घर में पहुंच रहा था। और आप उसका ये देखिए कि हर फिल्म स्टार उस शो पे आना चाहता था, क्योंकि उसका था मैं इस शो पे आऊंगा तो मैं घर घर में पहुंच जाऊंगा, यस, प्रमोशन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। बड़े स्टार जिनसे कभी कपिल को या कपिल की टीम को नहीं मिल पाना था, वो इसलिए इस दम पर आए बिल्कुल, क्योंकि उस शो की टीआरपी इतनी हाई थी। उनको पता था कि ये हम इस शो पे एक सैटरडे आएंगे तो करोड़ लोग देखेंगे घर बैठ के हमारे को। यस, तो टीवी की ताकत का पता लगा। तो ये इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड जो है, हाँ, आईटी अवार्ड जो है, मैं आपको एक वैसे ही बता रहा हूँ कि इसकी व्यूअरशिप जो है ना, जो बाकी फिल्म अवार्ड शोज होते हैं उनसे कम से कम 3 to 4 टाइम्स आता है। वहां सारे बड़े स्टार होते हैं, हाँ, सुपरस्टार होते हैं, तब भी ये 4 गुना ज्यादा देखा जाता है जी व्यूअरशिप। वही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेटिंग्स, हाँ, ये तो रेटिंग्स बकायदा जो आती है उसका वो है। आपने तो टीवी के जो एक्टर्स हैं उनको स्टार्स बनते देखा है। बिल्कुल। कहा जाता है कि जो टीवी के राइटर होते हैं वो मतलब 2 मिनट मैगी बनाने जैसे राइटर होते हैं जी। तुरंत आपको चैलेंजेस होते हैं लिखने के। कई बार इसको टैलेंट के तौर पर भी देखा जाता है और कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई ये मजाक ही चल रहा है। ये आधे घंटे का डेली शो लिखने में आप 6 बार उस सास और बहू की गर्दन को घुमवा देते हैं और वो। बिल्कुल, मैंने हालांकि बहुत कम किया है ये डेली सोप या फिक्शन में। डेली सोप तो लिखा ही नहीं कभी, प्रोड्यूस किया है एक हमने सीरियल, बट लेकिन इसको मैं कहूँगा कि ये पहले तो शायद मजबूरी रही होगी, हाँ, लेकिन अब इसको ना एक प्रैक्टिस बना दी जो बहुत गलत है। क्योंकि अब लगता है कि हो जाएगा तो लास्ट में भी आ गया चेंज तो कर लेंगे, वो मेरे ख्याल से वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक डिसिप्लिन जो है ना टीवी का वो रहना चाहिए। एक टाइम था जब आप देखते थे कि शोज बनते थे जो सीरियल भी, चाहे वो चंद्रकांता बना हो, हाँ, चाहे वो आपका स्वाभिमान बना हो, है ना, ये सब क्या था कि ये लिखे गए प्रॉपरली और फिर लिखे गए, हाँ। फिर एक क्योंकि तब क्या होता था, हफ्ते में एक एपिसोड आता था, उसमें कहीं ये नहीं लगता था कि कहानी कहीं फंस रही है। नहीं, उसमें मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि उसके हफ्ते में एक बार आता था। फिर धीरे धीरे हुआ कि हफ्ते मंडे टू फ्राइडे कर देते हैं, हाँ। तो जब 5 दिन का आप शूटिंग करते हैं, अगर आपको सीरियल शूट करना है प्रॉपर, आप एक दिन में 20-25 मिनट नहीं निकलते हैं। 15 मिनट निकालना भी बहुत बड़ी काम होता है। अब तो हफ्ते में 7 दिन आ रहे हैं सीरियल,
राइटर्स पे ओवरलोड है। ओवरलोड हर डिपार्टमेंट पे ओवरलोड है, सिर्फ राइटर्स पे नहीं, एक्टर्स पे है, लाइट वालों पे है, कैमरा क्रू पे है, क्योंकि अगर आप सुबह 7 से और रात को 9 बजे तक शूट कर रहे हैं डेली, हफ्ते में आप मतलब महीने में 30 दिन शूट कर रहे हैं, तो लोड तो हर किसी पे है। बिल्कुल। हाँ। बट ये है कि वो इकोनॉमिक्स शायद वैसे ही वर्क करती है इस इंडस्ट्री की कि आपको करना है तो करना है। पर मेरे हिसाब से वो उसमें जो मजबूरी थी उसको प्रैक्टिस के तौर पे अब किया जाने लगा है, जो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। एक ट्रांजिशन आप देख रहे हैं इस दौरान, टीवी शिफ्ट हो रहा है या सिनेमा शिफ्ट हो रहा है ओटीटी पर जी, और ना सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, एक बहुत बदले स्वरूप में भी शिफ्ट हो रहा है। हम जब ओटीटी पे असुर वेब सीरीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही कुछ फ्रेश देखने को मिल गया, या मैंने एक नाम ले लिया, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। पाताल लोक का ही ले लीजिए। तो इस शिफ्टिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बहुत, मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत कमाल की चीज़ हुई है, क्योंकि जो कहानियाँ ना टीवी पे फिट हो रही थी ना फिल्म में फिट हो रही थी, उनको एक जगह मिली है और अमेजिंग कहानियाँ सामने आई हैं। उसका एक दूसरा पहलू भी है ऑब्वियसली कि कुछ ऐसा भी आया है जो शायद हमें लगे कि यार ये कम से कम हमारे देश में हमारे कल्चर में फिट नहीं बैठता। हाँ। पर ठीक है, वो एक विवाद हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सारे राइटर्स को, बहुत सारे मेकर्स को और बहुत सारे एक्टर्स को नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। क्योंकि क्या है, टीवी आप देखिए कि क्या है, टीवी पे भी अब तक ये था कि जो जनता चाह रही है वही देंगे। तो अगर सास बहू चल रहा है, अगर नागिन चल रहा है, तो वो दिया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑडियंस की डिमांड है। तो अगर मैं कुछ नया कुछ अलग लेके जाऊं तो शायद वो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आपको स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं लग रही है। बिल्कुल। सेम फिल्म का था कि जो स्टार चल रहा है, जिस तरह की कहानी चल रही है वो दिखाई जा रही है। तो ये ओटीटी ने आकर कम से कम वो एक दायरा खोला कि जिन कहानियों को जगह नहीं मिल रही थी और जिन एक्टर्स को नए नए किरदार एक्सप्लोर करने की जगह नहीं मिल रही थी, वो जगह दी गई है। तो बहुत अच्छा, एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी। जिस तरीके से ओटीटी ने एक पूरे सिस्टम को, इंडस्ट्री को चेंज किया है, आपको क्या लगता है कि इसके साथ बहुत सारी चीजें भी जुड़ी? जैसे मैं अभी कॉमेडी पर भी आपसे एक कमेंट उस पर भी लेना चाहूंगा कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इंटरनेट मीडिया के जरिए जो कॉमेडी का एक ब्लो स्टैंडर्ड शुरू हो गया। समय रैना का विवाद आपने देखा होगा कि कितनी चीप बात उस शो में हुई, या हम हो सकता है इसलिए उसको चीप कह रहे हो क्योंकि हमारे समाज में वो चीप है। शायद विदेशों में वो इतनी चीप नहीं कही जाएगी। लेकिन आप इस तरह की क्रिएटिव फ्रीडम को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है, देखो ये लाइन जो भी कोई इस विधा में है, ये लाइन वो खुद ड्रॉ करता है। जैसे हमें लगा कि हमने कॉमेडी सर्कस में लाइन क्रॉस करा तो हमने ड्रॉ करी, हमने कपिल किया, फिर कपिल में हमने लाइन क्रॉस नहीं करी कभी। ऐसे ही जो लोग कर रहे हैं, ये बीच में एआई भी आया था, आपने देखा था उनके वीडियोस जो थे। तो मेरा तो खैर बहुत, मैं मेरी लाइन तो उससे बहुत पीछे है। मैं उसके आगे कभी बढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मुझे वो काम करना है जो एक परिवार साथ में बैठ के देख सके। बिल्कुल। या अगर परिवार के कोई 2 लोग भी देख रहे हैं तो उनको एक दूसरे से नजर न छुपानी पड़े। तो ये ऑब्वियसली मेरे हिसाब से लाइन क्रॉस की गई। और मुझे तकलीफ पता क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि जिन्होंने लाइन क्रॉस की उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। आप बिना लाइन क्रॉस किए भी इतने पॉपुलर हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने फनी है। मैं तो फैन हूँ उन लोगों का। तो आपको वो करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। आप उसके बिना भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और कई बार मुझे लगता है शायद, और आपको भी ये शायद लगेगा कि वो मोमेंटम ऐसा हो जाता है शो का। सर ये मैं बताऊं, मोमेंटम की बात नहीं, मैं बताऊं, मैंने वो शो शुरू से फॉलो कर रहा था। जो ये इंडियाज गॉट टैलेंट। तो शुरू में आप देखना, उसमें जो किरदार आ रहे थे वो मजेदार थे। जो पैनल पे लोग आ रहे थे, उसमें अमित टंडन आए, ठीक है, उसमें बस्सी आए, फिर धीरे धीरे उस पे राखी सावंत आई, फिर उस पे पूनम पांडे आ गई,
तो वो एक दिशा पकड़ी गई कि वो उस तरफ को जाना शुरू हो गया। ओके। मुझे लगता है कि वो उसी समय पे अगर थोड़ा सा समझ जाते कि ये जा रहा है किस तरफ, तो उस तरफ अब वो शायद कॉन्शियसली जाना चाह रहे होंगे, हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि बिना उधर गए भी बहुत कमाल का शो है, किया जा और किया जा सकता था वो। सर, जिस तरीके से आप कॉमेडी लिखते हैं या जो टीवी की कॉमेडी है जी। एक नया दौर भी शुरू हुआ जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। अब जाकिर नायक हमारे उन बड़े स्टार्स में से हैं, जाकिर खान, सॉरी, जाकिर खान उन बड़े स्टार्स में से हैं जिन्हें सुनने के लिए 10,000 लोग बैठते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए भारत का ये दौर एक नया दौर है। बिल्कुल। उनके लेखन में, उनके तरीके में, आपके लेखन में, आपके तरीके में क्या फर्क है? दोनों कॉमेडीज में क्या फर्क है? मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है जाकिर को स्टैंड अप कॉमेडियन कहना ना बहुत एक उनके लिए बहुत छोटा दायरा है। छोटा दायरा है, हाँ। वो मेरे ख्याल मैं कहूँगा कि बेसिकली वो एक आर्टिस्ट है। जाकिर को मैं बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला। हमने साथ में एक शो किया टीवी के लिए। तो वो उनकी जो मेरे ख्याल खून में जो वो आई है एक आर्टिस्ट वाली, उनके दादाजी बहुत बड़े सितार वादक हैं, खुद ही बजाते हैं। हाँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जाकिर स्टैंड अप कॉमिक से कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। वो एक स्टोरी टेलर भी हैं। हाँ। वो एक वो इंसान भी हैं जो शायद इमोशंस को समझने की और समझाने की बहुत बारीक समझ रखते हैं। तो उनका जो उनका शो आपने कभी अगर देखने का मौका मिला, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी हंसा रहा है, थोड़ी देर आपको लगेगा यार रुला भी रहा है, थोड़ी देर आपको लगेगा यार ये कुछ गुदगुदी भी कर रहा है, थोड़ी देर में आपको लगेगा अरे ये बात तो इसने मुझे एक मेरी जिंदगी के बारे में एक पूरा मंत्र दे दिया, लाइफ लेसन भी दे दिया मेरे को। वो एक कलेक्शन है इन सब चीज का। हाँ। और ये फैक्ट है कि आज की तारीख में जो दर्जा उन्हें हासिल है वो बहुत कमाल का है। मतलब पहले स्टैंड अप कॉमिक है इंडिया के जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जिन्होंने हिंदी में परफॉर्म किया एक लाइव शो फुल ऑडियंस के सामने, ये बड़ी उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कॉमेडी की दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि है। नहीं, कॉमेडी नहीं, और आर्टिस्ट वहाँ किसी हिंदी में किसी ने क्या, वो संगीत कोई सिंगर ने भी नहीं किया है कभी। हिंदी का पहला शो मेडिसन लाइव शो, हाँ, वो ये करके आए हैं। बड़ी बात है। तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत हुई है। वो ये बहुत कमाल के इंसान है, और भी अभी बड़े बड़े परचम फहराएंगे। स्टैंड अप कॉमेडी के साथ एक जो आर्ट का नया फॉर्म शुरू हुआ इंडिया में, हालांकि विदेश में काफी पहले से चल रहा था, इस नए फॉर्म को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें जो टैलेंट आ रहा है, ये मैं बताऊं, ये बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि अभी क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक आर्टिस्ट जो है ना वो बहुत डिपेंड रहता था कि मुझे प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, कोई टीवी शो मिल जाए, हाँ, कोई वेब शो मिल जाए, किसी फिल्म में रोल मिल जाए। अभी कुछ जरूरत नहीं है। अभी आप एक फोन लगाइए, अपने घर में आप कुछ शूट करिए, इंटरनेट पर डालिए, अगर लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, आपको 6 महीने बाद शो मिलने शुरू हो जाएंगे, लाइव शो आपकी चल पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा है कि अभी डिपेंडेंसी जो है ना, कि पहले लोगों को जगह नहीं मिलती थी। और मैंने देखा कि दिल्ली और मुंबई में तो क्लब में बहुत सारे क्लब ऑफर कर रहे हैं और 50-50, 100-100 ऑडियंस पर ये लोग स्ट्रगल शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हर दिन मेरे ख्याल हर हफ्ते मुझे कम से कम 5-7 शो का वो रहता है कि मेरे पास जो इन्वाइट आते हैं, हाँ, कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर इतनी जगह पे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और लोग जाके देख रहे हैं जी। तो ये बड़ा अच्छा एक दुनिया खुली है आई थिंक ये। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि आप जहाँ जितने से शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप 10 लोगों से भी शुरू कर सकते हैं, आप 1000 से भी कर सकते हैं। एक बात में जो आप जैसे विद्वान से ही समझना चाहूंगा कि जैसे संगीत दुनिया में अलग अलग महाद्वीपों का होता है जी। क्या कॉमेडी भी अलग अलग देशों की अलग अलग तरह की होती है? बहुत है। मैं आपको बताऊं कॉमेडी क्या है। कॉमेडी इज बेसिकली, मेरे हिसाब से कॉमेडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इन अ फनी वे।
तो मैं जिन एक्सपीरियंसेस से, जिन तजुर्बों से, जिस माहौल से गुजरा हूँ, वो मेरे विधा में बाहर आती है। तो जैसे अगर आप यूएस ले लें, यूएस में रेसिज्म के ऊपर बहुत कॉमेडी होती है, क्योंकि वहाँ रेसिज्म है। हाँ। तो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमिक्स वहाँ पर इस पे करते हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत होती है, हस्बैंड वाइफ पे होती है, बाप बेटे पे होती है, क्योंकि हमारे दुनिया वो है, हमारी वहीं से कॉमेडी निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या रे यार, आज पापा ने ऐसा बोल दिया, वही है, वो कई बार फनी लाइन हो जाती है। या जैसे आप देखें गौरव गुप्ता करते हैं कि यार बनियों के में और अपनी कम्युनिटी को। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी ही जो तजुर्बे हैं, उनको एक फनी वे से सुना रहे हैं। मोस्टली कॉमेडी में यही हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने जैसे यूएस का उदाहरण दिया, आपने तो बहुत सारी कॉमेडी को जब लिखना शुरू किया होगा या इस पूरे दरमियान आपने पढ़ा भी कॉमेडी के बारे में होगा, दुनियादारी उसकी कोशिश तो करी काफी। तो इसी तरह मुझे और थोड़ा एग्जांपल दीजिए कि किस जगह की कॉमेडी में क्या होता है। नहीं, इसको मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे डिफाइन करना बड़ा वो है, पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यूएस का कि वहाँ पे रेसिज्म पे बहुत कॉमेडी होती है। और वहाँ पे अच्छी बात ये है रही है कि वहाँ पर लोग खुल के बोलते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार मजा, फनी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा दायरा ये इसमें सीमित है कि हमारे जैसा हम टीवी करते थे, तो टीवी में हमारे को स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइन आती है कि आप किसी के रंग पे, किसी की जाति पे, किसी के बॉडी शेमिंग पे, इस पे आप कोई जोक नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा कि हम इस पे जेनरिक तो कर नहीं सकते, तो हम अपने कैरेक्टर को एक दूसरे को बुलवा देते थे। लेकिन आप जनरल में नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल होता है उन दायरों में बंद के भी हंसी निकालना। थोड़ा काम कठिन हो। तो वेस्ट में ये रहा कि वेस्ट में लोग इस मामले में बहुत, उनका फिल्टर नहीं थे। मतलब हमारे यहाँ भी कोशिश जो की गई, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा था AIB का रोस्ट वोस्ट का, ये फॉर्मेट वहाँ का है। और वहाँ पे होता है, बिल्कुल वल्गैरिटी के साथ होता है, लेकिन वहाँ के लोग उसको ले भी लेते हैं। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से उतना हमारा कल्चर वैसा है नहीं कि इतना खुल के बातें वाली करी जाए और लोग उसको पॉजिटिवली ले भी लें। ठीक है। इसी से जुड़ी एक और बात कि आपने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप भारत के समाज के बीच में हैं और इस समाज के अपने नियम हैं जी। नियमों के नाम पर कॉमेडियंस पीट दिए जा रहे हैं जी। उसको किस तरीके से देखते हैं कि भाई आप बहुत दक्षिणपंथी विचारधारा। तो मैं आपको बताऊं, मेरा एक इसमें बहुत वो मानना है कि एक कॉमेडियन का काम है कॉमेडी करना। मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको बार बार मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि एक व्यक्तिगत विचार है। मेरा ऐसा मानना है कॉमेडियन का काम है कॉमेडी करना। कॉमेडियन का काम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं है। पहली चीज तो अगर मैं अपनी कॉमेडी की आड़ में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ फनी वे में, मैं कहूँगा आप पॉलिटिक्स कर लो। आप खुल के बोल दो कि हम पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल व्यूज प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इस आइडियोलॉजी से रिलेट मैं पॉलिटिकल व्यूज प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे व्यूज हैं। तो शायद किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, और कॉमेडी में अगर आप एक पॉलिटिकल, चाहे किसी भी तरफ का हो, अगर आप वो अपने उसमें घुसा रहे हैं, वो मुझे लगता है वैसे भी विधा के साथ आप सही नहीं कर रहे हैं। जाकिर से बड़ा अच्छा है, लंदन टॉप में किसी ने पूछा था, है ना, कि आप पॉलिटिकल कॉमेडी क्यों नहीं करते। तो मैं आपके पर्सनल प्लेजर के लिए बिल्कुल अपना करियर बर्बाद नहीं करूंगा। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी होना है। ऐसा तो नहीं है कि जाकिर का नहीं होगा पॉलिटिकल, कोई ना कोई बिल्कुल होगा। हाँ, एक नजरिया तो हर आदमी का होता है, लेकिन वो इतना मैच्योर है, उसको पता है भाई वो मेरा अलग दुनिया है, ये मेरी दुनिया अलग है, इसको मैं बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट रखूंगा, इसमें बिल्कुल भी मैं इसमें शुद्धता में इसकी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लेकर बात करना चाह रहा हूं। कुणाल कामरा को लेकर इस देश में जो हुआ, एक वर्ग है, चूंकि पूरा देश ही अभी दो विचारधाराओं में बट गया है पूरी तरह से, एक वर्ग है जो कुणाल कामरा को क्रांतिकारी मान रहा है कि वो अपनी कॉमेडी के नाम पर जो है दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको चैलेंज कर रहा है। एक आदमी कह रहा है यार ये कॉमेडी भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है। आप कहां देखते हैं कुणाल कामरा को? मैं सच बताऊं तो मेरा स्टैंड वही है, मेरा स्टैंड ये है कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटिकल कॉमेंट्री कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको फिर सब तरफ की करनी चाहिए। हाँ, आपके 10-15 मिनट के एक ही शो में वो चीजें फिर बैलेंस भी हाँ, मतलब वो होना, फिर या तो आप वो करें कि भैया मैं तो सबकी
हाँ 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 क्लास लूंगा। हाँ, जब आप एक तरफ का होके बोलना शुरू करते हैं, फिर वो कॉमेडी नहीं रह जाती फिर है। वो कॉमेडी नहीं वही है। मैं कह रहा हूँ, फिर वो पॉलिटिकल कमेंट्री है। हाँ, जैसे आप अपने आर्ट फॉर्म में कर रहे हो बस। बस हाँ, तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। और उसको मैं अगर कॉमेडी से हट के फिर कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ यार कॉमेडी तो मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ना ये मुद्दों पे इश्यूज है मेरा, और ये मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तो बात अलग हो जाती है। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हास्य खोजना थोड़ा कठिन हो जाता है। जी। जैसे जो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी लाइफ में भी क्या कॉमेडी होती है। हम अभी देख रहे हैं कई फिल्मों में, बहुत कमाल की, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर। नहीं बहुत कमाल की। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं एक और सब्जेक्ट पे कुछ काम कर रहा था। एक बड़े फेमस हमारे पुलिस ऑफिसर हुए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनके साथ कुछ मेरा सब्जेक्ट पे कुछ बात चल रही थी। हाँ, मैं उनको पूछ रहा था आपकी दुनिया में ऐसा ऐसा, मैंने क्रिमिनल्स की लाइफ में, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि एक कोई गैंगस्टर था। तो जब शुरू शुरू में पुलिस ने फ़ोन टैप करने शुरू करे, तो कहीं दुबई वुबई में था, तो वहाँ से वो फ़ोन पे बात करता था, ये टैप कर रखे थे, जिससे बात करता था ये उसको कर देते थे, उठा लेते थे। हाँ, तो जब 3-4 बार हो गया, तो उसके किसी गुर्गे ने उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ना, मुझे लग रहा है आपका फ़ोन टैप है भाई, तुम्हारा फ़ोन टैप हो रखा है, क्योंकि जिससे बात करते हो वही। तो कह रहे, तो वो कहता है कोई बात नहीं, तो मेरा दूसरा नंबर लिख। तो वो फोन पे ही दूसरा नंबर बता रहा है, तो वो भी मुझे वो याद आ गया कि जब वो कुणाल काबरा को फोन लगाया किसी ने, पार्टी वर्कर ने, शिंदे जी के, तो उसने कहा किधर है तू, तो कुणाल काबरा बोला मैं तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु कैसे आएगा मैं। बात सही है। तो इस तरह की कॉमेडी होती है जो, नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा एक टर्म होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। मुझे लगता है वो किसी का हमें वो नहीं करना चाहिए। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हर आदमी को यहाँ पे, ऑब्वियसली उसका ये नहीं है कि आप कुछ ही बोल दो, लेकिन कम से कम इतना बोलने का आपको सब हर आदमी को इंसान होना चाहिए कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है या मुझे अच्छा लग रहा है। ये जब तक चल रहा है तब तक किसी को रोकने टोकने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो फिर आप कॉमेडी कीजिए, और ये बोलने वाला जो है वो पार्ट उसको सेपरेट कर दीजिए आप। भगवंत मान जी कॉमेडियन है ना। अब भगवंत मान खुल के पॉलिटिक्स में, अब वो जब कॉमेडी करते हैं तो पता है कि एक पॉलिटिशियन वाली कॉमेडी, हाँ, पॉलिटिशियन बोल रहा है, बिल्कुल, हाँ, सही बात है। तो इसलिए उनके हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोशिश करते हैं सदन में कई बार, हाँ, लेकिन अब वो कॉमेडी नहीं लगती है। नहीं वही करना कि अब वो क्या है कि आपको पता है पोजीशन क्या है, उनका सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, तो आपको क्लियरिटी है कि हाँ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। रियल लाइफ पॉलिटिक्स में आप कभी देखते होगे, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स, तो आप हंसते हो उसमें से, कॉमेडी उठाते हो? बहुत बढ़िया मजेदार होती है। हमारे पार्लियामेंट में कितनी फनी फनी चीजें होती हैं, मतलब उठाते तो भले ही नहीं पर एंजॉय तो करते हैं। और वहाँ पे कई लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल होता है, कई पॉलिटिशियंस का। हाँ, और वो वैसे दिखते नहीं है, लेकिन होता है उनका। बातें तो बहुत सारी करनी थी आपसे, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो और करेंगे। चलते चलते आखिर में आपकी एक और किताब आने वाली है जी। आप अब इस बार एक नए चेहरे के साथ, नई विधा के साथ आ रहे हैं। कविताएं, किस्से, कहानियां, क्या है वो उस ये किताब में? बेसिकली और कब तक आएगी, क्या नाम है, थोड़ा बताइए। ये विधा तो मेरे अंदर बहुत समय से है। हाँ, मैं पोएट्री, गजलें लिखता हूँ, हिंदी गजलें। हाँ, तो अभी जो इंडस्ट्री ने देखा है या दुनिया ने देखा, वो गद्य देखा है आपका, गद्य लेखन। जी। अब पद्य लेखन भी आ रहा है। मेरे करीबी लोगों को मालूम है। हाँ, और तो वो है, और उसका एक संकलन अच्छा बनाकर वो बहुत जल्दी कोशिश है कि वो पहुंचाई जाए लोगों तक, क्योंकि ये मैं करता रहा हूँ अपनी खुशी के लिए। क्या है, एक चीज होती है जो आपका चल रहा है, जहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, और एक चीज होती है जो आपको शायद बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। हाँ, तो वो मिल जाता है। कविताएं, वो गजलें आप लिख रहे थे, मिल जाता है। हाँ, तो जैसे मैं आप देहरादून का जिक्र कर रहे थे,
तो एक गज़ल है उसकी, मेरी जो उसका जो शेर है एक, वो आपके छतरपुर पे भी आपको शायद जिस तरह से ये बढ़ रहा है शहर, आपको शायद रिलेट करोगे आप उससे, कि सब खेत खलिहान बाग नहर खा गया, सब खेत खलिहान बाग नहर खा गया, न जाने कितने गांव मेरा शहर खा गया। वाह, बहुत अच्छा शेर है। तो इस तरह का एक संकलन है जिसमें बहुत सारी मेरी गज़लें हैं, और मतलब अभी तक जितने लोगों ने सुनी है उनसे अच्छा ही नहीं, ये सुनने को बहुत ही मिला कमाल शेर है, बहुत ही उनसे कमाल अच्छा शेर सुनने को मिला है। तो हो सकता है कि पसंद किया जाए। अभी तक तो मैंने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए लिख रहा था। और ये कब से लिख रहे थे? ये तो मैंने कॉलेज से शुरू कर दिया था। अच्छा। फिर बीच में एक वक्फा है जब बहुत कम लिखा, क्योंकि उसमें काम, जब आप करियर बनाना शुरू करते हैं तो समय, और फिर क्या है, टीवी बड़ा ही बेदर्द वो है, टीवी में आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि आपको हर हफ्ते 2 एपिसोड निकालने, ऑलमोस्ट एक फिल्म हर हफ्ते रिलीज करनी है आपको। हाँ। तो उसकी जो मेहनत है वो 16 कुछ और काम नहीं करने 18 घंटे आपके लग जाते हैं कई बार, तो छूट जाता है। लेकिन फिर पिछले कुछ साल से मैंने वापस इस चीज को लिखना शुरू किया। हाँ, रिवाइव किया कि मैंने। ये सब एक किताब की शक्ल में कब तक आ जाएगा? ये नेक्स्ट जनवरी में प्लान है इसका, इसको प्रकाशित करने का। तो कोई नाम रखा है भी किताब का, शीर्षक? नाम एक हर एक पल। अच्छा। शायद इसका अभी टेंटेटिव मैंने सोचा है, क्योंकि मेरी एक गजल है जिसका उन्वान है कि हर एक पल जो तेरे इंतजार में गुजरा, वो जैसे सोबते परवरदिगार में गुजरा। वाह। तो ये गजल है जो शायद ये गजल एक म्यूजिक वीडियो के रूप में भी उसी समय निकले, और ये किताब भी उसी समय इस टाइटल के साथ आए। म्यूजिक वीडियो से याद आया कि हम उस पर तो बात ही नहीं कर पाए कि आपने जुबिन के गाए हुए एक गाने को, उसका म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्शन किया है। तो हम बहुत इस वक्त जो है उसको उर्दू में शायद कहते हैं कि मुतमईन है जी आपसे बात करके, क्योंकि इतनी सारी विधाएं जब एक व्यक्ति के भीतर हों तो बात करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पॉडकास्ट में आज देश के एक जाने माने राइटर, डायरेक्टर मौजूद थे, जो कई विधाओं में इस देश को अपने हिस्से का बहुत सारा टैलेंट, अपनी बहुत सारी प्रतिभा दे रहे हैं। आप उनको जानना चाहते हैं तो उनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ने से अच्छा है कि उनकी किताबें पढ़िए। एक किताब का मैंने जिक्र किया जो अमेजन पर उपलब्ध है, उसका नाम है दूसरा। एक दूसरी किताब उनकी जनवरी में आने वाली है, हम उसका भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? भरत कुकरेती सर के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिखिए, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इस शो में आने के लिए सर एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और आप दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।